सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मुल्क में सर्द हवाएं और सियासत में हैरान कुन तब्दीली की हवा चलती हुई महसूस हो रही है और कहा यह जा रहा है कि वो पीटीआई जो हुकूमत को मुज़ाकरात का अहल ही नहीं समझती थी, ये कैटेगरी हम देख रहे थे कि वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया था कि उनसे कोई बात नहीं करनी, उनके पास कोई पावर नहीं है। वही पीटीआई अब ऐवान से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रज़ा ने मुलाकात की है। इस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे, लेकिन ये मामला जितने सीधे दिखाई दे रहे हैं उतने सीधे हैं नहीं, क्योंकि हुकूमती वज़रा और पीटीआई रहनुमाओं के मुबहिम बयानात और सिविल नाफरमानी की तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उसने सूरत हाल को वाज़े करने के बजाय मज़ीद उलझा दिया हुआ है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख फ़कास अकरम। उन्होंने हुकूमत से राब्तों का इतराफ़ तो किया है, लेकिन बाज़ाब्ता बातचीत की नफ़ी कर दी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह हम देख रहे हैं कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं, राब्ता हुआ है। इसहाक़ डार ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने तमाम रेड लाइन्स अबूर की हैं, उन जैसा कभी उनके साथ अब मुफाहमत नहीं हो सकती, ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। अब ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है, लेकिन मुज़ाकरात की जो बात हो रही है ये किस हद तक इसमें सदाकत है? क्या दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं भी, और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम देख सकते हैं कि मुज़ाकरात वाकई हो सकते हैं? कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से शो की जा सकती है? तज्ज़िया लेते हैं अपने तज्ज़ियाकारों का। मैं तारुफ़ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक़ साहब हैं पैनल पर आज हमारे साथ, हमाद रुहेला हैं, असद निज़ामी हैं, अली आफ्ताब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, अभी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बात ही आजकल हम देख रहे हैं मुज़ाकरात की चल रही है, एक अच्छी तब्दीली है पीटीआई की जानिब से, लेकिन बात सारी है कि इसमें अब आपको दोनों फ़रीक़ैन संजीदा दिखाई दे रहे हैं इसमें, क्योंकि हुकूमत अब ये कह रही है कि सिर्फ अभी राब्ते हो रहे हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। तो खबरें क्या हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में इस हवाले से? अब ना आपका इंट्रो भी अच्छा है और सवाल भी बड़ा अच्छा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बुनियादी तौर पे आपने बात बताई कि मुज़ाकरात पे इत्तफ़ाक़ राय होना बड़ी बात है, और पीटीआई का ये कहना कि जी पार्लिमानी फ़ोरम को हम इस्तेमाल करेंगे, ये अच्छी बात है, क्योंकि अदम इस्तेकाम ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद जो मुल्क में चल रहा है ये किसी के लिए नहीं है, ये सुसाइडल है हमारी सियासत के लिए भी, हमारी इकानमी के लिए, हर चीज़ के लिए। अब सवाल ये है कि जी ये सारा प्रॉम्प्ट कैसे हुआ, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जब से ये बात हुई है जनरल फैज़ हमीद पे इंडाइटमेंट की बात हुई है, उसके बाद से मामला बहुत तप गया है, और कहा यह जा रहा है कि जी पैनिक भी है, डेस्परेशन भी है उस साइड पे। और मैं अगर 2-3 लोगों को कोट कर दूं जो पीटीआई में, मसलन ज़रताज गुल कहती हैं कि जी बानी पीटीआई ने कहा है कि बातचीत करें, जिससे भी करनी पड़ती है बातचीत करें, बात शुरू करें। सनाउल्लाह मस्ती खेल इंपॉर्टेंट आदमी है इनके पीटीआई के, उन्होंने कहा जी एनफ इज़ एनफ, हमें बातचीत करनी चाहिए, हम फौरी तौर पे बातचीत करेंगे। नबील कबूल तफरीह के तौर पे कह रहे हैं कि जी पीटीआई पहले नखरे करती थी, अब हम नखरे करेंगे। अब सवाल ये है कि इसके बाद आगे क्या चीज़ है। हम ना देखें, कुछ लोग पीटीआई को ये कह रहे हैं कि जी आप गुड ऑफिस को इस्तेमाल करें अपने महमूद अचकज़ई के और मौलाना फजल रहमान के, और अपनी पार्टी के अंदर गोहियन पैदा कर लें। अलीमा बीबी का अलहदा ग्रुप है, बुशरा बीबी का अलहदा ग्रुप है, ये जो बनाई गई है पार्लिमानी कमेटी जो बातचीत के लिए, फिलहाल तो बुशरा बीबी खामोश कहते हैं कि इसमें गौर, उस पर आपने अज़मा बुखारी का बयान भी सुना है, वो इसलिए खामोश है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जो कुछ भी लोग कह रहे हैं कि जी गौर खान को इसमें शामिल करना चाहिए, नहीं किया गया। अब देखें, हम ना जो बड़े वाज़ेह तौर पे कंट्रडिक्शन है, गौर खान साहब कहते हैं जी बिला मशरूत गैर मशरूत बातचीत की जाएगी। आज ही इन्होंने बात की है उमर अयूब साहब ने कि नहीं जी हमारी तो शराइत है, वही है कि जी 9 मई पे और 24 दिसंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद हमारे लोगों को रहा कराएं। अब देखें, ये बात आ रही है जिस तरीके से इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन की बात की, तो इससे मामलात बड़े उलझ रहे हैं। एक छोटी सी मुलाकात हुई है, स्पीकर के पास गए हैं जाके, कुछ लोग कहते हैं, जो खबरें भी आई कि जी उनके भाई की ताज़ीद के लिए गए थे, कुछ लोगों का ख्याल है कोई इनिशियल बातचीत हुई है। देखिए, हमने हकीकत यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि फ़ाइनल कॉल के फ्लॉप होने के बाद ना अब पीटीआई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं करती, कि नहीं कर सकती। और आमतौर पे कहा जाता है कि जब भी आपके पास कोई पावर पॉलिटिक्स में एसेंशियली जो चीज़ होती है वो लेवरेज होता है, जो आपके पास अगर ना हो तो आप बातचीत जो है ना वो नहीं कर सकते, अपनी बात मनवा नहीं सकते। अब खबर आमना ये है, खबर यह है कि जिस तरह बातें चल रही थी कि मामलात किधर जाएंगे, तो कहा जा रहा है
कि जी किसी सूरत में भी PTI से संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसके लिए वो कहते हैं कि जब से वो जो उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है, ये जो कॉल दी हुई है जो 14 दिसंबर की, अब उन्होंने 15 दिसंबर कर दी सिविल नाफरमानी की, इसको अंडू करें, डिक्लेयर करें कि ये नहीं होगी। और वाक़तन अगर आप चाहते हैं कि गैर मशरूत बातचीत, तो बातचीत उस वक्त होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, इस्लामाबाद में कैपिटल में हलचल मची है कि PTI ने एक पोजीशन ली थी, वो उनको सॉरी करके पीछे भी हटना पड़ा। फैज़ हमीद का मामला भी सबके सामने आ गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब कहा यह जा रहा है कि ये बातचीत नहीं हो सकती। अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टेप बैक करना पड़ेगा, लफ्ज़ यूज़ किया गया, और जो आपने एक पोजीशन ली उसे पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमने ये कहा जा रहा है कि जो अभी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरह सोच रही है, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए कोई बानी PTI के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, ये जो मर्ज जनरल बाजवा की थी, हम तो इसको रिवर्सल इसका कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं चीज़ों को। तो अब सूरत हाल अब ना जिस तरफ जा रही है, अब उससे लगता नहीं है कि बातचीत का दरवाज़ा खुलेगा, अनलेस कि जो इस वक्त PTI मुश्किल में फंस गई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जिस तरीके से फैज़ हमीद की कनामन समझ आ रही है, 40 से 50 मुलाकातें सियासी लोगों से करना, और फिर ये जो खाकवानी साहब हैं, एजाज खाकवानी साहब PTI के, उन्होंने दावा किया हुआ है कि जी 40 मुलाकातों को तो मैं गवाह हूँ, जो अपने फैज़ हमीद में और बानी PTI के दरमियान में इस्लामाबाद के एक किराए के घर में जो जहांगीर तरीन ने लेके दिया हुआ था, इसाक खाकवानी, ये वहाँ पे बातें होती थी, और उनकी इंटरफेरेंस तो अब सब जगहों पे साबित होगी। लिहाजा इस स्टेज पे अब एक ही तरीका रह गया है कि ये बिला मशरूत, और वैसे भी हम ना इस बात से आप एग्री करेंगी कि दो लोगों की बात करनी हो, मुल्कों की बात करनी हो, इंटरनेशनल सतह पे बात करनी हो, प्री कंडीशन के साथ कभी मसला नहीं हल होते। आपको बगैर शराइत के सामने आने पड़ेगा। और ये लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि ये जो अल्टीमेटम दिया है इससे वापस हटें, और ये अपना जिसको कहते हैं कॉल को वापस लें, उसके बाद सोचा जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब PTI के अंदर एज वी स्पीक इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ग्रुप्स बैठे हुए सर जोड़ के, किसी को समझ नहीं आ रही। अब कहा जा रहा है कि आज रात को मुलाकात करने की बात हो रही थी कि शायद जाएंगे उमर अयूब बानी PTI से मिलने, उनको कन्विंस करेंगे कि जी सूरत हाल हमारे हक में नहीं जा रही, लिहाजा आप बिला मशरूत बातचीत की इजाज़त दें। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुसीबत में है PTI है, उनको चाहिए कि कोई अपनी जगह बेहतर बनाने के लिए, कोई बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए ये गैर मशरूत बातचीत का दरवाजा शुरू करें, शायद फिर बात गैर मशरूत होनी चाहिए हमाद। लेकिन दोनों साइड्स अगर देखी जाए, क्योंकि सियासी मामलात से हम इतने उलझ गए हैं कि हम मुकम्मल तौर पे हमारा फोकस जो है वो सिक्योरिटी के मामलात और जो हमारी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा, जब आपके बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी तो वहाँ से हटेगा, हम उस पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो दोनों फरीकैन के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है मुज़ाकरात। अब चूँकि PTI मान चुकी है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन गलती यहाँ पर हम वही इत्तेशाम साहब बात करें, सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं संजीदा तौर पर? दूसरी चीज़ ये कि इसमें सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी क्या किरदार निभा सकती है? पीपल्स पार्टी बारहा कहती रही है, समझाती भी रही है कि सियासी लोगों से बातचीत होनी चाहिए। तो अब चूँकि PTI कह रही है जी सियासतदानों के साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो पीपल्स पार्टी कोई किरदार निभाएगी इस बार? सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि सियासत तो खेल ही मुमकिनात का है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कोई भी इस वक्त पॉजिटिव रोल ना प्ले करे, उनके अपने इस वक्त सींग गड़े हुए हैं। बहरहाल जो कहते हैं, सुनते आए हैं कि सियासत खेल ही मुमकिनात का है, हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये यही खेल खेलते हैं और इस खेल को बहुत बखूबी समझते भी हैं, इसकी गहराइयों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। बड़ा सियासतदान जो बन जाता है उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो होता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। ये कहना तो बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। आपको बैठना पड़ता है, एक दूसरे के पास बात सुननी पड़ती है, ऐसे लोगों के साथ बज़ाहिर बैठना पड़ता है जिनके साथ बज़ाहिर आपके कोई ज़हनी हम-आहंगी भी नहीं है, और ऐसी बातों को टॉलरेट करना पड़ता है जो आपके मुफादात के अगेंस्ट जा रही होती है। तो ये बात हुई, यही सियासत है। सियासत याद रखिए कोई स्याह और सफेद का खेल तो नहीं है। जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, PTI पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई, ये यही सियासत कर रही हैं। इनमें से कोई स्याह और सफेद का खेल नहीं खेल रही। हक की जंग नहीं है जो अक्सर हमारी PTI जो कि होलियर ग्राउंड क्लेम करती है, वो कहती है इसको ये रंग देती है, ऐसा नहीं है। तमाम पार्टीज जो है ताकत में आने के लिए और ताकत में रहने के लिए सियासत कर रहे हैं। और ये मैं कोई मनफी तरीके से नहीं कह रहा कि ये इजाजत लोग हैं। हमाद आपकी इस बात से मैं हमाद एग्री करता हूं कि सियासत में कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं होती, ग्रे एरियाज होते हैं जिनको एड्रेस करना होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक सर थैंक जी। हमाद होते हैं जी, ग्रे एरियाज ही होते हैं इसके अंदर। अच्छी बात है कि PTI को भी इस चीज का इदराक हुआ है, वो भी मान रही है कि पार्लिमान की तरफ ही हमें जाना चाहिए, जो कि जमहूर का सबसे ताकतवर इदारा है, उसी तरफ हमें अपने सारे मामलात को लेकर जाना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि PTI पहले भी कह चुकी है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उस वक्त भी ये ख्वाहिश जाहिर कर चुकी थी, लेकिन वो ख्वाहिश पूरी होती हमें नजर नहीं आई।
बताया ये जाता है कि लोगों को एतराज था कि इनके कहने में और इनके करने में बड़ा तसाद है, ये कहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं। जो मिसालें दी जाती थी, कहा जाता था कि जब भी कोई बाहर से आता है तो ये गुलगपाड़ा करते हैं, खाना जंगी करते हैं। फिर IMF की मिसाल दी जाती थी, अफगान हुकूमत को लेकर इनकी स्ट्रैटेजी थी वो मुख्तलिफ नजर आती थी वफाक के को कंपेयर करते हुए। इन चीजों को सामने रखते हुए कहा गया कि क्योंकि ये लगता नहीं है कि सिंसियर है, इसलिए मुज़ाकरात इनसे नहीं हुए। इस वक्त जो बात की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि देखते हैं कि कब इनका मूड बदलता है। जो माजी है, माजी के ऊपर जो इनके ऊपर सवालात उठाए गए, जिनका मैंने आपको मिसालें भी दी हैं, इस वक्त भी वही एतराज, वही सवाल इनके ऊपर उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर अंदर मुज़ाकरात कर लिए जाए। तो 3 दिनों में तो किसने मुज़ाकरात करने हैं, किस पे मुज़ाकरात करने हैं, करने भी हैं या नहीं करने, ये बातें ही, यही खदोखाल अगर वाज़ह हो जाए तो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इन दोनों बातों को अगर सामने रखा जाए तो मुझे लगता है या तो PTI मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है, या फिर सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर संजीदा नहीं है, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश तो लगती है कि वो दोनों इन स्ट्रैटेजीज को सक्सेसफुली लेकर आगे चल जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। हकीकत वही है जो सर ने अभी कहा कि पोजीशन ऑफ पावर से ही आप निगोशिएट करते हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं करते। पोजीशन ऑफ पावर से आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप गुजारिशात करते हैं। और आप सियासी मंजरनामा देखिए पिछले कुछ दिनों का, सर ने भी उसी की तरफ इशारा किया। 26 नवंबर को देखिए, उसके बाद जो हुकूमती रद्द-ए-अमल हो, अवामी रद्द-ए-अमल हो, इनके अपने लोगों का रद्द-ए-अमल हो, उससे ये नहीं लगता कि पार्टी कहीं कोई मजबूत पोजीशन, तो शायद बहुत ही दूर की बात है कहना, ये भी नहीं कह सकते कि कोई महफूज पोजीशन में है। तो ये तो एक बात हुई। जो दूसरे पार्टी लीडरान जो बात कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी और उनके दायरा इख्तियार के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं उठाता, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी उठाती है। 26 नवंबर का ही मामला देख लीजिए, आपने कहा कि जो फाइनल कॉल मैं खुद दूंगा उस पर यकीन करना, किसी और की बात पे यकीन मत करना। अभी भी आप यही कह रहे हैं कि अगला लाया अमल जो मेरी जबान से आएगा, जो कॉल मैं दूंगा, उसकी बात को ही आपने सामने रखना है। तो ऐसे में जिन लोगों को आप इख्तियार दे रहे हैं वो किस हद तक बाइख्तियार है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अली, इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में जो सारे मामलात हुए, जब हम इस नहज पे पहुंचे हैं, उसमें सिर्फ एक फरीक जिम्मेदार नहीं है, सख्तियां दूसरी जानिब से भी बढ़ाई गई हैं। मतलब जब आपको अदालतों से रिहाई मिलती है तो वहाँ से फ़ौरन अरेस्ट कर दिया जाता है, छापे मारे गए। और जो सियासी लोग हमने देखा कि कई अरसे से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते तो आप बाहर हैं, अगर अदरवाइज़ आप अंदर हैं। तो आप नहीं समझते एक एक स्टेप दोनों फरीकैन को पीछे हटना पड़ेगा, तभी एक माहौल बनेगा और फिर हम मामला लेकर आगे बढ़ेंगे? जी, वो इखलाकी तौर पे तो शायद इस तरह की बातें होनी चाहिए जिस तरह से आप कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो है वो इखलाकियात पे नहीं चलती। अभी जो ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात होंगे, अगेन ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी अच्छी बात है। हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात तो तभी हो जाने चाहिए थे VONC के फौरन बाद, लेकिन जाहिर है तब खान साहब नहीं करना चाहते थे। अच्छा, अभी सवाल ही हो रहा है कि जी अब अगर PTI मान गई है तो क्यों मानी है? देखिए किन टर्म्स में मानी है, ये भी एक सवाल है। अभी हमने नहीं, इसके अलावा देखिए ना, जिस वक्त इन्होंने फाइनल कॉल दी थी तो हमने इसी शो पर बैठ के ये बात की थी कि इस वक्त जो इनकी टाइमिंग है वो गलत हो गई है और ये जो फाइनल कॉल है ये कामयाब नहीं होगी। उसके पीछे हमने इकोनॉमी वाली जो है ना सारे वजूहात पेश की थी। अच्छा, इसी तरह अब क्या करें, मतलब एक और फाइनल कॉल दे दें तो लोग आएंगे नहीं। ये जो अभी इनकी है कि जी बिल ना दो और सिविल नाफरमानी और इस तरह की चीज, ये भी इस वक्त जो है ना इनकी टाइमिंग गलत है, ये कामयाब नहीं हो सकती। ये सबको ही पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सपोर्टर्स को, हेटर्स को, सबको पता है ये इस वक्त इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। अब क्या करें, घर बैठ जाएं या मुज़ाकरात का कह दें? क्योंकि अगर बिल्कुल घर बैठ जाते हैं, ना फाइनल कॉल हो रही है, ना सिविल नाफरमानी हो रही है, ना मुज़ाकरात हो रही है, तो कल के शो में आप तो तज़किरा नहीं करेंगे PTI का, कल के शो के टॉपिक कुछ और होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब जब बात यह है कि मुज़ाकरात में होगा क्या, कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो वो तो बड़ी देखिए उसकी सादी सी चीज है। मौलाना फजलुर रहमान कह रही है कि जी हुकूमत हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, हमारे से वादे करके मुकर गई है। पीपल्स पार्टी कह रही है जी हुकूमत हमें नहीं लिफ्ट करवा रही। सो ये दोनों वो हैं जो कि अलायंस का हिस्सा है। हुकूमत इस वक्त, क्योंकि वो जो पावर्स जितनी भी हैं वो क्योंकि इस वक्त हुकूमत के साथ हैं सारी की सारी, तो वो तो अपने अलायंस एलाइज को कुछ नहीं दे रही, तो उन्होंने ऑपोजिशन को क्या देना है?
तो अभी फिलहाल जो है ना इनके लिए फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर हुकूमत के लिए, लेकिन कि आपने एक साइड पे तो हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ तो आपके मामला चल रहे हैं खराब, लेकिन दूसरी जानिब आपके अगर इत्तेहादी भी खुश नहीं है तो फिर तो ये तो हुकूमत के लिए हम कहें कि उनके लिए आने वाला वक्त टफ हो सकता है। नहीं, वो अभी वही मसला है ना आने वाला। देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जितनी भी पावर्स है ना, और पावर्स एक से ज्यादा होती हैं, जितनी भी पावर्स हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं। इस वक्त इसलिए ये जो हिचकोले हैं ये हुकूमत को फील ही नहीं हो रहे, चाहे वो ऑपोजिशन की तरफ से हो चाहे वो एलाइज की तरफ से हो। लेकिन ये आपको पता है वक्त बदलता रहता है। तो अभी और कुछ अरसे बाद जब ये हालात थोड़े से बदलेंगे और ये पावर्स जब इस हुकूमत के साथ नहीं रहेगी उठेगा वहां तो से, उसके बाद ये जो पीछे जितना कुछ हो चुका है ये सारा सामने आएगा। राइट। असद, अभी आप मुज़ाकरात होते हुए देख रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर उसकी कामयाबी के कितने चांसेस हैं? जी बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात तो पता नहीं जी, जब होंगे तो तब देख लेंगे कि उनके अंदर से क्या बात निकलती है। अगर नहीं होंगे तो तब भी देख लेंगे क्या होता है। ये कोई बता नहीं सकता। वैसे मेरा जाती ख्याल है कि मुज़ाकरात उस तरह से होंगे नहीं। हुकूमत का एक स्लाइटली अपर एंड है। मैं इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से टेक करना चाहता हूँ कि जब हमारी मतलब करियर शुरू करते हुए तो मतलब पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में कवरेज होती थी तो हम भी जाते थे, वहाँ काम करते थे। तो वहाँ पे जब लड़ते थे ये पॉलिटिशियंस आपस में, ट्रेजरी बेंचेस और जो आपकी हुकूमती बेंचेस होते हैं, और उसके बाद तो बुजुर्गान जो तब थे, मतलब जो सीनियर लोग थे, वो कहते थे देखना अभी जाके ये इकट्ठे लंच कर रहे होंगे। तब एक माहौल था इस तरह की बाहर बैठ के ना मामला सेटल हो जाते थे। वो पार्लियामेंट वाज अ प्लेस वेयर यू आर्ग्यू लेजिस्लेशन की बात होती है, मतलब कानून साजी की बात होती है। इसी तरह के दो कजन्स जो हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी ना बनती हो, लेकिन जब पप्पो अगर ईद का बड़ा खाना है तो उसके ऊपर सब दोस्ती यारी करते हैं क्योंकि सब बड़े खड़े हैं वहाँ पे। ये वो वाली बात है। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो बड़ी आसानी से करना आता है। देखिए कितने इल्जाम लगाए हैं पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर, इन्होंने हमारी ये मांग नहीं पूरी की, फलानी चीज नहीं पूरी की। उसके बावजूद देखें अभी तक इत्तेहादी गवर्नमेंट चल रही है, उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एक स्मूथनेस जो है हमें नजर आती है। जब तक अगला मसला नहीं होता और उसको वो बैठ के रिजॉल्व कर दें, तो वो बातें कहाँ होती हैं? वो ऐसी बंद कमरों में बैठ के जब मुज़ाकरात होते हैं तो उनके अंदर से नतीजा निकल जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये चीज करनी आती है। पीपल्स पार्टी को तो बहुत अच्छी तरह से करनी आती है, नून लीग भी अब सीख गए। अच्छा, पीटीआई तो जब हुकूमत में खुद थे वो तो तब नहीं मुज़ाकरात करना चाहते थे, ऑपोजिशन बेंचेस जो तब के थे। तो अब ऑन द शूज ऑन द अदर फुट, तो आप मुज़ाकरात अगर करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट कह सकती है वेरी क्लियरली कि जी हम नहीं करना चाहते आपके साथ मुज़ाकरात। लेकिन अगर मुज़ाकरात हो भी जाते तो हम क्या करें? मतलब मुझे तो नहीं समझ आती उससे क्या नतीजा निकलेगा। इट इज एक्चुअली मेरे ख्याल में पीटीआई के सपोर्टर्स की जो उनकी फॉलोइंग उसके लिए डेट्रीमेंटल है। एक तरफ इल्जामात ये हैं कि हुकूमत ने ये सारी चीजें की जो एहतजाज के दौरान हुआ, और उसके बाद गवर्नमेंट जो उनका लीडर्स हैं वो जा रहे हैं कि जब गवर्नमेंट से किसी मौजू पे, चंद मौजूआत पे हम मुज़ाकरात करेंगे, तो सपोर्टर तो इससे डिसहार्टन होगा थोड़ा सा। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये इस तरह से सारी बात मान ली, फर्ज करें शुरू हो जाती है जी, बातें शातें हो रही हैं गवर्नमेंट की, तो उनकी जो मुतालबात हैं, जो उनकी मांग है, वो तो सबसे मेन यही है कि जी बानी पीटीआई जो है उनको जेल से रिहा किया जाए और दीगर और के जी आनी तरमीम जो है उसको वापसी किया जाए। तो ये तो नॉन स्टार्टर है इन एनी केस। अगर तो यही उनकी जो बातें जो उन्होंने मांगनी है वहां जाके नहीं, अब हो सकता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि अब पोजीशन पीटीआई की भी वो नहीं है। अब हो सकता है यहाँ तक पहुंच जाए मामला कि जी हम सिर्फ जो सियासी जो खवातीन है असीरान उनको रिहा कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं पीटीआई की। जी जी, देखिए पीटीआई और फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये दो अल्फाज एक जुमले में दोहराना गलत है मेरे ख्याल में। पीटीआई के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बड़ी टनल विजन है और एक बड़ा उनका स्ट्रेट एक मैंडेट है कि जी हमें जो चीज कह दी गई है अडियाला की तरफ से कि जी मुझे ये चीज चाहिए तो वही चीज होनी पड़ेगी, उससे कोई डिट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी भी यही है, इट्स मोर ऑफ द सेम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये स्ट्रेट फ्रॉम अडियाला जेल आए कि जी आप ये बात कर लें। हमें तो कहा जाता था मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी चीज से बात नहीं करूंगा। तो आई डोंट इवन नो कि सारा कुछ हो क्या रहा है। एक तो देखें टॉप टियर लीडरशिप को है नहीं, टॉप टियर लीडरशिप की आपस में बनती नहीं है। बुशरा बीबी अपनी जगह, रीमा खान अपनी जगह, बानी पीटीआई अडियाला में। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे ये एक इसको इतना बना दिया गया है कि ये जी बहुत बड़ी खबर है। मेरे तो ख्याल में इतनी कोई बड़ी खबर नहीं है। मतलब इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, वो जाएंगे जी बैठ के बात करेंगे टेबल के ऊपर, वो कहेंगे जी हमें ये चीजें, वो कहेंगे हमने नहीं करनी, तो फिर वो चले जाएंगे वहां से और फिर बाद में जाएगा जी ने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर इसका मतलब ये एक जो सियासी मामला था, एक इंस्टेबिलिटी वाला माहौल देख रहे हैं, ये वैसे ही रहेगा, ये डेडलॉक ही रहेगा। डेडलॉक है, डेडलॉक में चीजें नहीं चलती। सिर्फ मैं इस चीज की तारीफ करूंगा कि पीटीआई ने चले थोड़ी सी ये लचक जरूर दिखाई
कि जी हम दूसरी चीजें तो नहीं हो रही हमसे, हालांकि एक तरह सिविल नाफरमानी भी कहा हुआ, एक दफा और भी चीजें कही नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ हम ये पार्लिमानी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। चलिए ये चीज हमें थोड़ी सी अच्छी लगी, इतनी नहीं अच्छी लगी लेकिन थोड़ी सी अच्छी लगी। चलें, एक चीज़ तो असद समझ आती है, असद देखें एक चीज़ तो समझ आती है ना, हम हर बात में हम ये कहते हैं कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है इस वक्त, ये डू और डाई वाले मामला उनके लिए है, वो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ नो वेयर आई है। भले ये अपना फैज़ हमीद का केस है जिसको लिंक किया जा रहा है, बहुत से हवालों से शायद मानी पीटीआई भी फंस रहे हैं इसमें, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसने मजबूर किया इनको कि भाई अपना पोजीशन अपनी सॉफन करें और बातचीत का दरवाजा खोलें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी देर वाले मामला तो नहीं ना, ये ना हो बड़ी देर की मेहरबान आते ये वाला मामला तो नहीं हो गया पीटीआई के साथ। हमें तो हमेशा से ये कहा जाता था कि बानी पीटीआई के हवाले से कि वो किसी चीज से डरते नहीं है और वो कभी इस तरह के मतलब कुछ सॉफ्टर एंगल नहीं इख्तियार करेंगे। तो चलिए अच्छी चीज है, करना चाहिए, और डरना बड़ी अच्छी चीज होती है, कभी कभार आपके फायदे में जाती है चीज। जी एहतशाम साहब, क्विकली जो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ज्यादा देर तो नहीं हुई इस मामले में? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, देखिए हम ना, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ये एक जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और ये 9-10 महीने की जो इतनी ज़्यादा तकलीफें ये कहते हैं हमने काटी हैं, मुसाइब हैं, और ये मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट इतना जो बढ़ता चला गया है, ये इस वक्त ओनस जो है ना वो इनके ऊपर है, पीटीआई के ऊपर है कि ये किस तरीके से इसको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, पोजीशन को रिवाइज किस हद तक फायदा उठाते हैं, इन्हीं को फायदा होगा। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हम स्टोरी सुन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का एक सीरियस इशू बन चुका है। गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान के तालीम याफ्ता नौजवानों के बैरून मुल्क जाने के रुझान में इजाफा होता जा रहा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक रवां साल नवंबर तक 6,63,186 अफराद बैरून मुल्क जा चुके हैं। गुज़श्ता सालों के अदाद-ओ-शुमार की अगर हम बात करें तो 2023 में पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क जा चुके हैं, जिनमें 3,86,000 मजदूर, जबकि तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानियों का ताल्लुक हुनरमंद कैटेगरी से बताया जाता है। ये बात तशवीशनाक है कि मुल्क छोड़ने वालों में प्रोफेशनल्स और आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल हैं, जिनमें 8500 इंजीनियर्स, 7500 अकाउंटेंट, 3500 डॉक्टर्स और 1600 टीचर्स शामिल थे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1971 से 2022 तक मुल्क से 61 लाख से ज़्यादा अफराद रोज़गार और बेहतर मुस्तकबिल की गर्ज से बैरून मुल्क मुंतकिल हुए हैं, जिसमें 88% यानी 53 लाख अफराद हुनरमंद प्रोफेशनल्स थे, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मेडिकल के शोबे से बताया जाता है। इनमें 63% डॉक्टर्स, 26% नर्सें और 12% फार्मासिस्ट शामिल थे। अब सवाल ये कि जो ब्रेन ड्रेन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है ये इशू, इसको रोकने के लिए फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है? ऐसे कौन से जा सकते हैं जिससे हम कहें कि कुछ इनकरेजमेंट मिले, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हों जिससे हमारे नौजवान मुल्क में रहकर अपना मुस्तकबिल देखें और यहाँ पर तरक्की करें? आगाज़ करते हैं। असद, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं, कैसे देख रहे हैं इस इशू को? देखिए जी, ये फिगर्स जो हैं ये तो हतमी फिगर्स हैं, इनको मतलब किसी न किसी मैट्रिक से उन्होंने किया होगा। मेरे तो ख्याल में इससे भी शायद ज्यादा हो, मेरा अपना जाती ख्याल है। अच्छा देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि इस चीज को ठीक कैसे करें, तो मेरे नजदीक तो कोई ऐसी चीज मुझे गवर्नमेंट मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट्स कह रहा हूँ माजी की भी, उनका कोई ऐसी चीज लगती है कभी उन्होंने इस चीज की इतनी टेंशन ली हो। बल्कि एक ज़माने में तो मेरे ख्याल में जब यहाँ से एक सऊदी और मिडल ईस्टर्न नेशंस में जाने का जब एक रुझान पैदा हुआ था, तो तब तो इनकरेज किया जाता था कि जी हम अब वहाँ जाके काम करेंगे और ज़र मुबादला वहाँ से वो लेकर आएंगे और मतलब यहाँ पे अपनी फैमिलीज को करेंगे। तो वो तो एक कल्चर सा बन गया कि जी वहाँ जाके लेबर फोर्सेस के अंदर हम जो है वो पार्टेक करते हैं। बाकी जो हुनरमंद और लोग जो स्किल्ड लेबर है उनके अंदर आपने जैसे कहा डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा तादाद है। देखें वो उसकी एक बेसिक वजह ये है कि यहाँ पे भी कोई अगर शख्स डॉक्टर बन जाए और अगर वो मतलब थोड़ा सा अच्छा डॉक्टर बन जाए तो यहाँ पे भी काफी मुस्तकबिल उनका अच्छा है। लेकिन वहां जाने के लिए एक चीज होती है कि वो पढ़ाई की मकसद से अगर कोई शख्स जाता है वहां पे, तो वहां पे डॉक्टरी करने के लिए उनको काफी देर रहना पड़ जाता है। एक तो ये होगी। असल मसला ये है कि जो पिछले 2-3 साल के अंदर या 2 साल नेमली अंदर जो चीज हुई है कि एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि जी मुल्क छोड़ के जाना है, अब अपने आप को बाहर सेटल करना है, मुल्क के हालात खराब है, मुल्क की इकॉनमी खराब है, मुल्क के अंदर
मौके कम है, चीजें जो है वो हो नहीं रही, हमारी बात को सुन नहीं रहा, हमारा काम को हो नहीं रहा, तो इस वजह से बेहतर है जी कि हम अपने जितना कुछ हमने अभी तक कमाया उस सबको बांधें और हम बाहर चले जाएं। तो ये आपका ब्रेन ड्रेन हो गया। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है इस चीज को रियलाइज तो करती होगी, क्योंकि ज़ाहिर हतमी फिगर्स आ रहे हैं तो ज़ाहिर गवर्नमेंट रियलाइज करती होगी। करना क्या है? करना ये है कि जी यहाँ पे उनको मौके देने। कैसे करेंगे मुझे तो नहीं समझ आती जी कि यहाँ पे कैसे मौके देंगे आप यूथ को। यहाँ पे देखें, एक तो आप अगर जॉब मार्केट कर दें उसके अंदर, तो आपकी कितनी को जगह हैं जहाँ पे आप यूटिलाइज कर लेंगे उनको। मतलब आपकी अगर बैंक्स हो जाते हैं और बाकी जगहें होती हैं, वहाँ पे आप की एक फ्लो इस किस्म की नहीं है जिसके अंदर सारे लोग अकोमोडेट हो जाएं। लेकिन जी हम बेसिकली एक नेशन इस किस्म का है जहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो यूथ ही है, तो उन सबको कैटर करने के लिए ये तो पहले सोचना चाहिए था, जो कि हम आज बैठ के सोचने की इनके साथ क्या किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी एक तो वो लोग हैं ना जो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं और उनका तो कोई अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक अबंडेंस ऑफ यूथ है जो कि इलिटरेट भी है, जिनके पास वो मौके शायद कभी ना आए, तो उनके ऊपर फोकस करना चाहिए आपको थोड़ा सा। बाकी वही जो पुरानी बातें हैं कि जी हेल्थ सेक्टर को बेहतर करें, एजुकेशन को मजीद बेहतर करें, यहाँ पे थाना कचहरी वाली चीज बेहतर करें ताकि लोग मोटिवेट हों, यहाँ पे लोगों के काम हो, यहाँ पे चीजें चलें। लेकिन आई थिंक कि इस वक्त जिस हम सूरत हाल में हैं वो एक अलग बात है कि इस वक्त आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं और बड़ी चीजें ऊपर जा रही है, दैट्स गुड, दैट इज अ राइट ट्रैजेक्टरी, आपकी करेक्ट है। लेकिन जो माजी का सारा नुकसान है उसको इतनी जल्दी समेटना बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कल को कोई शख्स जो है वो उठे और वो ये रियलाइज करें कि यार ये तो बड़ी गलत चीज हो रही है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये नया लफ्ज वो सीख जाएं और उसके बाद वो इसके अंदर रुकावट डाल दें कि वो कहें जी ये नहीं कर सकते। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले FBR ने कहा था जी कि आप $1200 से ज्यादा सामान और 2-3 मोबाइल फोन उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन उस फैसले को जो उसको उनको वापस लेना पड़ गया। लेकिन इसका मतलब है लोग वो सोच रहे हैं कि जी हम चीजें रोकें कैसे, मसले हल करने बंदिश से होंगे। तो कल को ये भी हो सकता है वो कहें जी अब से कोई यहाँ से मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे ही बैठे हैं, यहीं पे करें और जो चीजें मिल रही हैं उनके अंदर अपना गुजारा करें। इस तरह ये चीज रुक सकती है, वरना अगर जब तक हुकूमत खुद से बाय फोर्स किसी को रोक नहीं सकती तो मेरे ख्याल में इन द कमिंग ईयर्स ये फिगर सिर्फ बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ठीक है अली, एक इस मायूसी का एक और हम देख रहे हैं एक फैक्टर जो कि इस अगर साल की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंटरनेट को जो स्लो डाउन किया जा रहा है, बहुत से लोग हैं जिनका रोज़गारों से मुतासर हो रहा है, एक ये रुझान भी है। फिर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हम टैक्स तो वैसे दूसरे ममालिक में देखा जाए वहाँ पे आपको बेबहा टैक्स अदा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर सहूलियात मिल रही होती हैं। यहाँ पर उसके मद में हमें हमारी जो लाइवलीहुड है उसमें कुछ बेहतरी नहीं आ रही। जी यकीनन मैं आपको जो है ना 3-4 पॉइंट्स का एजेंडा दे देता हूँ अगर आपने इसको हल करना है मसले को। पहली चीज तो ये है कि आपको यंग क़यादत लानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि अभी जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनको बेचारों को अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल साहब हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, हुकूमत में उसका मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उनके बहुत सारे चेहरे जो है वो यंग है। इस वक्त जो उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड बैठी हुई है जो मामला देख रही है, मतलब ये आप स्कूल की जो आवाम की एवरेज एज देखें तो ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं ये कोई इतने यंग नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हुकूमत में जो है ना मतलब इनकी से तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हुकूमत में जिन लोगों की से है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उन्होंने उनको जब कहा कि इंटरनेट की बंदिश का, उन्होंने कहा जी देखिए हमने सिर्फ ट्विटर बंद किया है और ट्विटर पाकिस्तान की सिर्फ 1% आवाम यूज करती है, तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मौशी तौर पे। बात ये है कि ट्विटर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल प्ले करता है, नंबर 1 इनको नहीं पता। इनको सिर्फ यही पता है कि उस पर लोग सियासी तरीके चलाते हैं। दूसरी इससे बड़ी बात जो इनको नहीं पता वो ये है कि जब आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप को ब्लॉक करते हो तो उसको ब्लॉक करने का तरीका क्या होता है। आप बेसिकली आपको सारे डाटा पैकेजेस चेक करने पड़ते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो जाहिर है इनको क्योंकि पता नहीं है, व्हाट्सएप पे इन दिनों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन है, डायग्नोज ही नहीं कर सकते कि मसला है। जी दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करानी पड़ेगी। यहाँ पे आपका चाहे अपने एम्प्लॉयर से हो चाहे अपने एम्प्लॉई से हो, आपका किसी भी किस्म, चाहे अपने टेनेंट से है चाहे अपने मालिक मकान से है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। उसको कोई भी वायलेट करे आप ना थाने जा सकते हो ना अदालत जा सकते हो, मतलब जा तो सकते हो लेकिन उसके बाद अपने आप को तंग करने वाली बात है। तीसरी और आखिरी चीज, दुनिया मतलब वही बात है जो आप कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि काबिल लोग जा रहे हैं। काबिल लोग जो है ना उनकी दस्तरस में पूरी दुनिया है, वो देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। वो यंग लोग हैं। यंग लोगों की कुछ
नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो पार्टी करना चाहते हैं। आपको अपना मुआशरा खोलना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जिनके पास ज़राए हैं वो फौरी तौर पर छोड़ के चले जाएं। ठीक है एहतशाम साहब, ये अगर हम हुकूमत को ये सारे मामलात में मुरुद इल्ज़ाम ठहराएं, ये भी बेहतर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग जो हम देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक वर्क इन्वायरमेंट भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब आप पाकिस्तान का एक कल्चर है यहाँ का, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरिट पे कोई जॉब मिल जाना या उसमें सरवाइव करना, ये मामला बड़े मुश्किल है यहाँ पर। तो इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये टॉपिक चुना है, और अच्छा है कि आप इस तरह के टॉपिक ले लेती हैं और इस पर बात करनी चाहिए। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम सारा साल सियासत पे बात करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो बेनतीजा किसी जगह हम पहुंच नहीं पाते। कोई ख़राब है, कोई अच्छा है, एक पोजीशन ले के बात लोग कर रहे होते हैं। असल इश्यूज़ यही हैं जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। अभी आप देख लें, पढ़ाई की बात हुई, अली ने जो इशारा किया बुज़ुर्ग का शायद मेरी तरफ भी इशारा है। तो देखें, अब मुझे आपको अपनी बात बताऊँ आमना, मैंने 1976 में मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, 76 में मैंने मास्टर किया, तो उसके बाद CSS भी किया। मैंने फिर ऑप्ट किया और बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त। जिन लोगों ने मेरे साथ मास्टर किया एकदम जॉब मिलते थे। अब मैं लेक्चरशिप भी थी, उसके बाद एम्बेसी में भी कहीं ऑफ़र थी, और जगहों पे भी थी। मैंने ऑप्ट किया कि मैंने प्रोफेशन में जाना है। तो देखें, वो ज़माना था कि जब कहा जाता था कि आपने मास्टर कर लिया, बड़ी बात है। आज मास्टर की कोई वक़्त ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। जिस तरीके से पढ़ाई आप देख लें, हायर एजुकेशन कहाँ से कहाँ चली गई है, और आप देख लें हर आदमी, हर ख़ानदान जो है वो चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई करें। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के जो पढ़ाई करा रहे हैं, हायर एजुकेशन में लोगों को लेके जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखें, गवर्नमेंट सेक्टर तो ब्रोक हो गया, ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटीज़ आपने देख लें जिस तरह हाल है हमारा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2-3 रह गई हैं दुनिया की। मेरा ख्याल है जो इस वक्त टॉप की 100 यूनिवर्सिटी है, एक में भी हमारा अब नाम नहीं आता। पहले 1-2 का नाम आता था, लम्स का, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का, कायदा यूनिवर्सिटी का, अब शायद वो भी नहीं रहा। तो सवाल ये कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसकी रियलाइजेशन किसी को नहीं है। ना हमारी सियासी क़यादत को है, ना मजहबी क़यादत को है, ना सिविल सोसाइटी को है। ऐसा लग रहा है हम ना कि हर रोज़ हम सुबह उठते हैं, हम एक सोचते हैं कि आज का दिन कैसे गुजर जाए, आज के दिन के लिए पैसे हमें कैसे मिल जाए। ये पढ़े लिखे लोगों का मैं आपको रवैया बता रहा हूँ। अब जो नई पौधा जो पढ़ लिख के आ रही है वो अप्लाई भी करती है, जॉब नहीं मिल रहे होते। और फिर जो आपने इंपॉर्टेंट बात की मेरिट वाली, तो देखें जिसका कोई सिफारिश नहीं है आमना, मैं आपको बता सकता हूँ आमना दावे के साथ कि PN के लिए, चपरासी के लिए, खाकरोब के लिए लोग जो है ना वो सिफारिश लेके आते हैं। और मैं जहाँ चाहे मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, ग्रेजुएट तो आम है जो बेचारे चाय बना रहे होते हैं दफ्तरों में बैठ के, MA भी लोग हैं जो, और क्लर्क की नौकरी नहीं उनको मिलती। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका मुस्तकबिल कहाँ है इस मुल्क में। लेकिन ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मुझे याद है 80s में 90s में अमेरिकन कंपनियाँ थी, ऑयल कंपनियाँ थी, फिर उसके बाद कमर्शियल कंपनियाँ थी, जापान की मैरोबिनी और पता नहीं कौन कौन सी तोशिबा, और यूरोप की कंपनियां थी, वो सारी चली गई। हमारे हालात देख के सब छोड़ के चले गए। अब सूरत ये हाल है कि अब रियलाइजेशन किसी पे बनी है कि ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। अभी आप देख लें, पासपोर्ट अगर आप फीस आप देती थी अर्जेंट, तो हम ना 15 दिन में 20 दिन में पासपोर्ट बन जाता था। अब 2-2 महीने लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट बनाने के लोग पहुंच गए, इसलिए कि किसी को अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल लम्हा फिक्री है हमना, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन ना अगर लीडरशिप भी भांज हो जाए हमारी, तो हम क्या करेंगे। तो सूरत हाल तो ये है कि अब बहुत परेशान कुन है। अब इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए सबको, कोई लेता है नहीं लेता ये देखने की बात। चले एक और चीज़ भी हम देखते हैं, यहाँ से तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे ओवरसीज बाहर बैठे हैं, अब हमारी हम सबकी फैमिलीज में से बहुत से लोग हैं जो बैरून मुल्क में क़याम पजीर हैं, वो भी एक शिकायत करते हुए नजर आते हैं। वो मायूसी उनके अंदर भी दिखाई देती है। वो कहते हैं हमारे पासपोर्ट की जो इस वक्त हैसियत और जो वक़्त है वो दिन ब दिन कम हो रही है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पर बैठ के भी मामला जो हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनको मामला देखने पड़ते हैं, हैंडल करने पड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमी है जिसकी वजह से लोग, हम देख रहे हैं एक डेस्परेशन पाई जा रही है कि किसी भी तरीके से निकलो यहाँ से। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं खासतौर पे, वो तो रोजाना ही इस बात को कहीं ना कहीं सुन रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो इस मुल्क में क्यों है या उन्हें क्यों बाहर चले जाना चाहिए। और जिसको राह फरार मिल रही है वो PIA की क्रू, हम देख रहे हैं कैबिन क्रू से हर हफ्ते की ये स्टोरी है जी। आज वो कनाडा में जाके वहां फरार हो गए, वहां से स्लिप हो गए, ये वाले मामला भी बिल्कुल वो कोई भी रास्ता है वो अपना रहे हैं।
या कम से कम लोगों को बता रहे हैं कि वो यहाँ क्यों हैं। जैसे मैंने कहा कि 40 से कम वाले और 40 से ज्यादा वाले जो हमारे हो गए हैं वो लोग भी, जैसे कि हमारे सर हैं एहतशाम साहब, वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिला होगा, वो इस बारे को कंसिडर करते होंगे कि बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हम लोग हमेशा से बात सुनते आए हैं, कहते हैं, हमारे बड़े हमें बताते आए कि भाई आपने ये नहीं सोचना कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया है, आपने ये देखना है कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। बहुत अच्छी बात है, कहने में बड़ी प्यारी लगती है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, मगर बहुत रोमानवी बात है। हमारे जो नई नस्ल आ रही है वो इतनी रोमानवी अब रही नहीं है, वो बड़ी सीधी सीधी बातें करती है, सीधी सीधी बातों पे यकीन रखती है, सीधा सा जमा खर्च देखती है। वो देखती है कि उसी की उम्र का एक और नौजवान जो उस जितनी ही तालीम रखता है, उस जितना ही तजर्बा रखता है, उस जितनी ही जिंदगी में मेहनत कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया के किसी और कोने में है, उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर है, वो मुख्तलिफ है, उसकी जिंदगी बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। उसके पास रोजगार भी है, उसको सड़क पर निकलते हुए ये टेंशन भी नहीं है कि अगर मुझे पुलिस ने बगैर किसी वजह के रोक लिया तो मैं फोन पे किससे बात करवाऊंगा, किसका तारुफ करवाऊंगा तो मुझे छोड़ेंगे। उसको ये टेंशन भी नहीं होती कि जब उसके बच्चे होंगे, कल को उसकी फैमिली बढ़ेगी, वो देखता है कि जो दूसरे मुल्क में बंदा बैठा है, उसको ये भी टेंशन नहीं है कि उसके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कौन करेगा, कैसे करेगी, कैसे होगी। तो जब वो ये तमाम चीजें देख रहा होता है, ऐसे नौजवान को ये कह देना कि आप ये मत देखें कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया है, मेरे ख्याल से ये कोई दानिशमंदी या हकीकत के करीब उम्मीद कम से कम नहीं है। हमें बताया जाता रहा है कि जी पहले जितने भी लोग बाहर जाते हैं वो कम तालीम याफ्ता है या गैर तालीम याफ्ता है, वो बस आंखों में ख्वाब लेते हैं और हाथों में माओं के जेवरात लेते हैं और निकल पड़ते हैं इस रास्ते में। वो जानते भी हैं, ये भी जानते हैं कि वहां पर भी उनकी जिंदगी कोई बेहतर नहीं होगी, उनकी जिंदगी मुश्किलात में ही रहेगी, लेकिन रुपए की कदर में जो फर्क होता है, जो करेंसी में फर्क होता है, उसकी वजह से उनके रिश्तेदार हैं, कम से कम वो यहाँ पर बेहतर तरीके से रह लेंगे। अभी जो आपने सारा ब्रेकडाउन दिया है, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत से पढ़े लिखे ऐसे लोग हैं जो कि जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह मायूसी है, जो मायूसी हमारे मुल्क में फैली हुई है, आज से नहीं फैली हुई। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने सुना हो कि हमारा मुल्क सुनहरी दौर में आने वाला है या सुनहरी दौर शुरू होने वाला है। हमारा तो एक नाजुक मोड़ है जो खत्म ही नहीं हो रहा। हमारे मुल्क का नाजुक मोड़ ही एक अरसे से चलता आ रहा है। हमारी जो हुकूमतें, जो हमारी सियासी जमातें हमें ये बता के हुकूमत में आई थी कि उनके आने के बाद दूसरे ममालिक से नौकरी ढूंढने वाले यहाँ आएंगे, उन्होंने भी हुकूमत में आने के बाद अपनी कामयाबी का ये सबूत हमें दिया कि हम उनकी हुकूमत में होते हुए कितने लोग बाहर चले गए। और आज भी ऑपोजिशन में रहते हुए, मैं अगर बात बस मुकम्मल कर रहा हूँ, आज भी ऑपोजिशन में रहते हुए जो तस्वीर कशी की जा रही है वो बड़ी खौफनाक है। और राइट, हमारा आपसे मैं माजरत करूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं तमाम अपने पैनलिस्ट करूंगी, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।